यस मैम। जी, क्या क्वेश्चन कोई पूछ रहा था? मैम किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि कैल्शियम एंटीकोगुलेंट है। जी नहीं बेटा, कैल्शियम बिल्कुल प्रोकोगुलेंट है। ठीक है, कैल्शियम डाल दोगे तो कोगुलेशन हो जाएगी। हम जितना भी पीटी एपीटीटी के टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले उसमें कैल्शियम को ही चिलेट करते हैं और फिर बाद में कैल्शियम डाल के और टिश्यू फैक्टर डाल के हम देखते हैं पाथवेज को। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। अब इंट्रिंसिक पाथवे जो है ना, हम सबको जो है ना 1 2 3 तो आता ही है ना। ठीक है, वहां पे हमने क्या 1 2 3 पढ़ा कि 3 को 7 के साथ मिलाना है तो 10 बनता है, 10 का आधा 5 होता है। नहीं, थ्रोम्बिन। इरम थोड़ा सा इसको होल्ड करो, मैं भी आती हूँ इस पे जो है ना फैक्टर 5 और उन पे। थोड़ा सा जरा इसको जो है ना होल्ड करो, मैं भी बताती हूँ। जो तुम्हारा क्वेश्चन है मुझे समझ आ गई बात। ठीक है, और ये 5 और ये इन सब के लिए हमें कैल्शियम इज रिक्वायर्ड। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड और ये प्रोथॉर्मिन एक्टिवेटर बनाएगा। प्रोथॉर्मिन एक्टिवेटर यानी प्रोथॉर्मिन को एक्टिवेट करने वाला। ठीक है, ये हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे था। इंट्रिंसिक पाथवे भी बड़ा मजे का ये। ठीक है, उल्टी गिनती हमने पढ़नी है। 12, 11, ठीक है, 10, ठीक है, 9, 8, ठीक है। सही, हम सबको आती है गिनती। अच्छा जी, अब इसमें से करना ये है कि ये 10 जो है ना, ये तो यहाँ पहले बुक हो चुका है। तो 10 को जो है ना नीचे लेके आ जाना है हमने 8 के। इसको यहाँ से इरेज कर देना है। जो फैक्टर्स यूज नहीं हुए ना उनकी हम बात करें तो 12 के बाद 11 आता है बैकवर्ड काउंटिंग में। 10 आता है, 10 को नीचे ले गए, 9 आता है और फिर 8 आता है। जहां पे वापस 10 आ गया ना, वहां पे वही पाथवे आ जाएगा जो 10 + 5 और कैल्शियम का है, वो कॉमन पाथवे है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। अब ये इंट्रिंसिक पाथवे ये कब एक्टिवेट होगा? जब ब्लड को इट्स सेल्फ ट्रॉमा होगा। अब पहले हमें ये बात समझने की जरूरत है कि ब्लड को कैसे ट्रॉमा होता है। ठीक है, पहले किसको ट्रॉमा हुआ था? पहले ब्लड को ट्रॉमा हुआ था। एंडोथेलियल सरफेस। पहले टिश्यू। किसको ट्रॉमा टिश्यू। हुआ था? टिश्यू को ट्रॉमा हुआ था। टिश्यू तो को। टिश्यू टिश्यू को ट्रॉमा था, ब्लड को नहीं। अब ब्लड जब वहां से गुजरेगा तो ट्रॉमा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो है आपके घर के अंदर या कहीं भी बाहर एक दीवार है जिसमें की कील निकली हुई है। ठीक है, तो क्या ये जरूरी है कि उस कील से आपका हाथ डैमेज होगा ही होगा? जी, कितना परसेंट चांस है कि उस कील से आपका हाथ डैमेज होगा? जी, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। आपकी एक दीवार है जिसमें कील निकली हुई है। तो अच्छा, क्या चांसेस है? ये 10 to 20 50% कैसे? ये चांसेस कैसे? 100% चांस है इरम के कि उसका हाथ डैमेज होगा। जी। नहीं मैम, अगर एहतियात करेंगे तो 0%। नहीं, आप क्या एहतियात करोगे? अकमल, आपकी क्या एहतियात होगी कि मेरा हाथ उस कील से डैमेज ना हो? मैं उसको टच नहीं करूंगा। आप उसको टच नहीं करोगे, ठीक है ना? यानी ये कि अगर आप उसके पास से, हाँ, एक तो ये कि उसको निकाल देंगे, वेरी नाइस आंसर। ठीक है, कि उसको वहां से निकाल देंगे। ठीक है, दूसरा ये है कि यूजुअली हम एहतियात कब करते हैं? जब एक बार डैमेज हो चुका है हमारे साथ। ठीक है, तो हम उसको प्लेन कर देते हैं, उस सरफेस को प्लेन कर देते हैं। लेकिन क्या चांसेस हैं हमारा डैमेज ना होने के? चांसेस क्या होते हैं? अगर हम वहां से नहीं गुजरेंगे तो चांसेस हैं कि हमारा हाथ, हम खुद, हमारा फिंगर या जो भी एरिया जो भी उसको टच करेगा वो डैमेज नहीं होगा। एग्री? तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि उस ट्रॉमेटाइज जगह से ब्लड का गुजरना जरूरी है कि ब्लड डैमेज हो। सारा का सारा 5 का 5 लीटर ब्लड वहां से नहीं गुजरता। ब्लड कौन सा गुजरेगा? जो उस टिश्यू के, उस वेसल के इमीडिएट कांटेक्ट में है। जो उससे दूर है वो तो नहीं गुजरेगा ना वहां से। उसको तो वो सेफ कर देगा ना। गेट द पॉइंट? यस मैम। ठीक है कि सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लड ट्रॉमा? ब्लड ट्रॉमा डज नॉट मीन कि पूरे ब्लड को ट्रॉमा हो गया। इट्स बेसिकली द ब्लड विच इज पासिंग थ्रू दैट डैमेज एरिया। जब वो डैमेज वेसल के पास से गुजरा, तो जब ब्लड वहां से गुजरा तो ब्लड ब्लड जो है उसको कैसे ट्रॉमा हुआ कि वो एक्सपोज कोलेजन के कांटेक्ट में आया। और उस ब्लड के अंदर ही, ब्लड के प्लाज्मा के अंदर ही इनएक्टिवेटेड फॉर्म में कोagulation फैक्टर्स पड़े हुए थे। ठीक है, यस। और उन कोagulation फैक्टर्स की एक्टिवेशन हुई। कैसे एक्टिवेशन हुई? सबसे पहले फैक्टर 12 एक्टिवेट हुआ, फिर 11 एक्टिवेट हुआ,
अच्छा 10 को हमने निकाल दिया क्योंकि 10 पहले यूज हो गया है, ठीक है। फिर 9 एक्टिवेट हुआ, 9 ने 8 के साथ मिलके, ठीक है, फिर वही काम किया जो उधर हुआ था कि 10 प्लस 5 और प्लस कैल्शियम के साथ मिलके प्रोथर्मिन एक्टिवेटर बनाए। तो ये पाथवे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये पाथवे दोनों पाथवेज के लिए कॉमन है। अब आप लोग मुझे ये बात बताओ, इनमें से हीमोफिलिक फैक्टर्स कौन से हैं? फैक्टर 8, 9 और फैक्टर 11। 8, 9 और 11। 8, 9 और 11, ए, बी और सी, ऐसा ही है। और पाथवे कौन सा है ये? इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे। अच्छा अब एक पॉइंट यहाँ पे, जब हमें एक्सट्रिंसिक पाथवे का फंक्शन देखना होगा, ठीक है, हमें एक्सट्रिंसिक पाथवे का फंक्शन देखना होता है तो हम पीटी करवाते हैं, ठीक है। एक्सट्रिंसिक पाथवे प्लस कॉमन पाथवे का फंक्शन देखना होता है तो हम क्या कराते हैं? पीटी करवाते हैं। और अगर हमें इंट्रिंसिक पाथवे का फंक्शन देखना होता है तो हम एपीटीटी करवाते हैं। अब आप मुझे बताओ, एक पेशेंट है जिसको हीमोफीलिया ए है, ठीक है। अब मैं लिखती हूँ, अब मुझे आप बताओगे उसकी क्या चीज नॉर्मल होगी और क्या चीज रेज आएगी। मैम पीटी नॉर्मल होगी, अभी एपी ऐसे नॉर्मल नहीं, होगा। करके टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट एपीटी करो टेक्स्ट। ऐसे नहीं बताओ ताकि सबको चांस मिले, ठीक है। इन चार पे कमेंट करो, पेशेंट है हीमोफीलिया ए का। मैम एपीटी रेज्ड आएगी इसकी। पीटी पीटी को कोई मसला होगा? नहीं। नो मैम। बीटी को कोई मसला होगा? नो मैम। अच्छा अब हम पीछे चलते हैं वापस, हम आ जाते हैं वॉन विलीब्रैंड फैक्टर। वॉन विलीब्रैंड फैक्टर किसको कैरी करता है? वॉन विलीब्रैंड फैक्टर जो था वो बेसिकली एक कैरियर भी है एक फैक्टर का। कौन से फैक्टर का कैरियर है वॉन विलीब्रैंड फैक्टर? ग्लाइकोप्रोटीन 1A। नहीं, फैक्टर कैरियर 8, किस? फैक्टर 8। यस, फैक्टर फैक्टर 8 एट का फैक्टर 8। कैरियर। यस यस यस, सबको रट्टा लगा हुआ है, फैक्टर 8 का कैरियर है। अब आप मुझे बताओ, वॉन विलीब्रैंड डिजीज है, अब आप मुझे बताओ इनमें से क्या क्या डिरेंज होगा। अब जो बताएगा उसको शाबाशी मिलेगी। चलो, प्लेटलेट काउंट, वॉन विलीब्रैंड में प्लेटलेट काउंट को क्या होगा? नॉर्मल होगा। नॉर्मल। नॉर्मल होगी, नॉर्मल होगा मैम। नॉर्मल होगी। ब्लीडिंग टाइम बड़ा ब्लीडिंग होगा मैम। टाइम का इंक्रीज्ड। और एपीटीटी बड़ा। का डिफेक्ट होता है मैम। यस, समझ आया क्यों होता है? यस मैम। यस कितने लोगों को मैम। क्लिक की बात? कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, किसने मुझसे पूछा था ना कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, आप लोग खुद ही यस डिफरेंशिएट करो। मैम। कर लिया डिफरेंशिएट? यस मैम। ठीक है। मैम ये आपने सो बताया कि वो विलिब्रेंट फैक्टर फैक्टर 8 का कैरियर है। हम्म, फैक्टर ए का कैरियर भी है। अच्छा मैं फिर से बता देती हूँ, देखो हम क्या बात करें, सब मैंने बहुत करना चाह दिया। एक सेकंड, पहले तो इंट्रिंसिक पाथवे समझ आ गया, 12 11 9 8 यहाँ तक बात है। आपको याद यस करना कोई मैम। इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। कोई ऐसी चीज नहीं है, इससे बहुत मुश्किल मुश्किल चीजें हैं। अच्छा एक जो चीज मैं इसमें ऐड कर देती हूँ फिर हम वापस आएंगे। इनको जो एक्टिवेट करते हैं वो हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजेंस होते हैं, ये कैलेक्रीन से बनते हैं। ये मैं भी आपको बात बताती हूँ, ये भी एक एमसीक्यू है। ये भी मैं आपको जब फर्स्ट एड पे जाती हूँ तो ये मुझे याद लगेगा, ये मैं बात बताऊँ। अच्छा देखो, जो वॉन विली ब्रांड फैक्टर है उसके दो काम है। एक, वो प्लेटलेट को अडेयर कर रहा है कोलेजन से, कोलेजन और प्लेटलेट का कांटेक्ट बना रहा है। दूसरा इसका काम ये है कि ये वाइटामिन नहीं कह रही हूँ, फैक्टर 8 को कैरी भी करता है। तो जब वॉन विली ब्रांड फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, तो फैक्टर 8 भी अफेक्टेड है तो एपीटीटी भी रेज होगा, ठीक है। और प्लेटलेट का अडहेशन में भी प्रॉब्लम है तो ब्लीडिंग टाइम भी रेज होगा। इस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे कि ये वॉन विली ब्रांड फैक्टर की डिजीज है। क्लिक हुआ? देखो, याद हमने क्या रखना है, हमने याद क्या अभी भी, और भी हमें हमारे पास है विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, ठीक है, वो भी हम देखते हैं। आप लोग खुद ही बताओगे।
मैं आप लोग से पूछूंगी और अगर आपको समझ आ गया, देखो हमने क्या बात की। ब्लीडिंग टाइम मतलब कहीं पे जहां पे प्लेटलेट किसी भी फॉर्म में इन्वॉल्व है, चाहे वो एडिशन है, एग्रीगेशन है, काउंट है, कुछ भी हो सकता है। ब्लीडिंग टाइम उससे रिलेटेड, ठीक है। फ्रॉम काउंट टू एडहेशन टू एग्रीगेशन, ठीक है। एग्रीगेशन, पीटी एक्सट्रिंसिक पाथवे की एक्टिविटी बताता है, प्लस कॉमन पाथवे की। एपीटीटी इंट्रिंसिक पाथवे की। अब हम देखेंगे कि वो बीमारी किस पाथवे को अफेक्ट कर रही है, वो हमारी चीज। अब आपसे सवाल पूछती हूँ, खाली स्लाइड मिल जाए मुझे। विटामिन के की डेफिशिएंसी क्या करती है? एपीटीटी को रेज करेगी मैं। मैम लिवर में क्लॉटिंग मैंने ये फैक्टर नहीं पूछा नहीं, बनेंगे। मैंने कहा विटामिन के की डेफिशिएंसी। देखो फिर तुम लोग कंक्लूजन पे फौरन से आ जाते हो। विटामिन के क्या करता है, पहले मुझे काम बताओ उसका। कौन से क्लॉटिंग करता है। फैक्टर्स? अच्छा, क्लॉटिंग करते हैं। कौन से फैक्टर्स की एक्टिवेशन, लिवर में कौन से फैक्टर्स की एक्टिवेशन करता है जिससे मैम वो 2 फैक्टर? 7 9 10 2 वेरी 7 गुड। 9 सिक्स 10 टू, फैक्टर की। 7, 9 9 और 10, 10। सी और एस। ऐसे ही है। अब आप यस मुझे मैम। बताओ, ये 9, 10 कौन से पाथवे के फैक्टर हैं? इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक के, वेरी गुड। और 2 और 7? 2 और 7 कॉमन। नहीं, देखो 7 7, सर। 7, 7 7 है एक्सटेंसिव। एक्सट्रिंसिक। वेरी नाइस। और 2 इज एक्चुअली प्रोथ्रोम्बिन, यस मैम, कॉमन पॉइंट। कॉमन पाथवे। अब मुझे बताओ, पीटी बढ़ा हुआ होगा कि एपीटीटी बढ़ा होगा कि दोनों बढ़े हुए होंगे? बहुत। और ब्लीडिंग टाइम पे कुछ दोनों अफेक्ट? मैम। तो फिर पीटी भी बढ़ा होगा, एपीटी, और ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होगा क्योंकि प्लेटलेट को इसने कुछ नहीं किया है। समझ में आई बात? यस मैम। यस मैम। कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? जी, कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? जब आपने देखना है ना, ये चीज बड़ी हुई है, ये चीज बड़ी है, ये चीज बड़ी हुई है, तो आप पहले देखो मसला कहाँ पर है। अगर आपको मसला समझ में आ जाएगा, आपको पीटी एपीटीटी के रट्टे लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। अब देखो डीआईसी में क्या होता है, डीआईसी में क्या होता है? डीआईसी में प्लेटलेट्स भी खप जाते हैं, ठीक है, पाथवेज भी खप जाते हैं। मैम तो सारी क्या चीजों होगा? का डिफेक्ट होता है। हाँ, तो प्लेटलेट्स भी खत्म हो गए, ब्लीडिंग टाइम भी बढ़ गया, ठीक है, पाथवे भी सारे हो गए, तो पीटी भी बढ़ गया, एपीटीटी भी बढ़ गया। ठीक हो गया। एस्पिरिन दे रहे होंगे तो क्या होगा? क्या करता है एस्पिरिन? अभी मैंने बताया था। मैम वो कॉक्स 2 को इनहिबिट करके जो है तो वो क्या, तो क्या थ्रोम्बोक्सिनेटेड कर को कौन कर देगा। इसमें से क्या बढ़ेगा? एस्पिरिन से क्या बढ़ेगा? ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम बढ़ेगा, ठीक है। क्लोपिडेग्रॉल दे रहे होंगे तो क्या बढ़ेगा? ब्लीडिंग टाइम बढ़ेगा। क्लियर है? ये बात समझ आती है? यस। यस मैम। मुश्किल है बहुत? मैम एस्पिरिन नो जब मैम इजी हो गया अब तो। जब वन एचओ को इनहिबिट करेगा फिर क्या होगा? सॉरी, एस्पिरिन कॉक्स टू कॉक्स साइक्लोऑक्सीजनेस को इनहिबिट करेगा, तो एग्नोइक एसिड जो है वो थ्रोम्बोक्साइन ए2 नहीं बनाएगा, वो एज अ प्रो एग्रीगेशन फैक्टर काम कर रहा था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, क्लॉट बन गया। तो अब पूरी बॉडी में क्लॉट बन जाए और हमारे बॉडी को कोई खोल के देखे तो अंदर क्लॉट क्लॉट क्लॉट, तो ऐसे तो नहीं होता ना। तो क्लॉट को रिट्रैक्ट होना भी जरूरी है। क्लॉट का जब काम खत्म हो जाता है तो क्लॉट रिट्रैक्ट होता है। अच्छा, जो रिट्रैक्ट होता है उसमें से जो फ्लूइड उसका होता है, जो हम बाहर देखते हैं, अगर हमारी एक्सटर्नल इंजरी है तो उसको हम सीरम कहते हैं। सीरम और प्लाज्मा में क्या फर्क होता है? कि सीरम कभी क्लॉट नहीं करता, सीरम नेवर क्लॉट्स। क्यों? सीरम क्यों क्लॉट नहीं करता?
क्योंकि सारे क्लॉटिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं फैक्टर होते। मैम उसमें वो क्लॉटिंग सारे फैक्टर नहीं होते हैं। सारे यूज हो गए ना, सारों ने तो क्लॉट का बना लिया, तो पीछे जो पानी निकला वो सीरम है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो नेसेसरी है क्लॉट रिट्रैक्शन का, और अगर हमें प्लेटलेट के को फंक्शनली चेक करना है कि दे आर फंक्शनली नॉर्मल और नॉट, तो हम देखते हैं क्लॉट रिट्रैक्शन टाइम। क्यों? क्योंकि क्लॉट रिट्रैक्शन में प्लेटलेट्स के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं, एक्टिन, मायोसिन और थ्रोम्बोएस्थेनिन। एक्टिन, मायोसिन तो हम सब ने पढ़ा है, ये होती है, और इसमें एक एडिशनल होती है थ्रोम्बोएस्थेनिन। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जब वंस द क्लॉट बन जाता है और सारी चीजें ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है, अब फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर ने और वेस्कुलर ग्रोथ फैक्टर ने रीजनरेशन करना शुरू कर दिए, तो आप प्लेटलेट कहते हैं अब मेरा काम खत्म हो गया, मैं यहाँ सफाई करूं, जो मैंने सारा जो इतना गंदा सा ऐसा 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 क्लॉट बना दिया था उसने, अब इसको सबको साफ भी करना है ना। ठीक है, तो क्लॉट रिट्रैक्शन शुरू होती है। क्लॉट रिट्रैक्शन शुरू होगी, ठीक है, ये मैंने आपको 3 मॉलिक्यूल्स बता दिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद और क्या हमें चाहिए होता है? मैम यहाँ पे क्लॉट उस रिट्रैक्शन का मीनिंग ये है कि क्लॉट डिसॉल्व हो रहा है। बिल्कुल क्लॉट डिसॉल्व हो रहा है। और अभी क्लॉट रिट्रैक्शन में पहले तो पहले देखो, क्लॉट जो है ना, रिट्रैक्शन का मीनिंग ये कि पहले क्लॉट छोटा हो रहा है। ठीक है, पहले क्लॉट ने ना बहुत फैला हुआ बन गया था, तो पहला जो पोर्शन है जो विद इन आवर और सो होता है, उसमें क्लॉट अपना साइज छोटा करता है। दिस इज द क्लॉट रिट्रैक्शन। ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ, प्लेटलेट्स जो हैं, प्लेटलेट्स की अपनी जो प्रोटीन्स होती हैं, दे गेट एक्टिवेटेड लेटर ऑन, और वो क्लॉट के वो क्या करती हैं, उस क्लॉट के साइज को श्रिंक करती हैं, जितना छोटा कर सकती हैं उस क्लॉट को छोटा करती हैं। उसको छोटा होने के बाद फिर जब जो है रीजनरेशन हो चुकी होती है 5-6 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, तो क्लॉट के अंदर ही ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिले एक्टिवेटेड होते हैं, और वो फिर क्लॉट की लाइसिस करते हैं। हम अब क्लॉट की लाइसिस पढ़ने लगे हैं कि क्लॉट टूटता कैसे है। ठीक है, क्लियर है? अब हम क्लॉट की क्या पढ़ने लगे, लाइसिस। हम सब ने पढ़ा है टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, टीपीए देते हैं ना हम, स्टेप्टोकाइनेज देते हैं ना, वेसल्स ब्लॉक हो जाती है, क्या कर रहा होता है वो, यस मैम। क्या करता है, क्लॉट को ही तोड़ने के लिए देते हैं ना। मैम प्लाज्मिनोजेन, प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन। हाँ, वो क्या करता है बेसिकली, यस। क्या है, क्लॉट को तोड़ता है ना। यस मैम। एंटीकॉगुलेंट नहीं है वो, एंटीकॉगुलेंट नहीं है। एंटीकॉगुलेंट का मतलब है कोगुलेशन होने से रोकना किसी चीज को। कोगुलेट हो गया है, मैम जो एंटीकॉगुलेंट कब क्लॉट काम, बन जाता है उसको देखो, तोड़ेगा। हाँ, एस्पिरिन को हम बोल सकते हैं इस एंटीकॉगुलेंट। ठीक है, क्योंकि उसने क्लॉट बनने ही नहीं दिया। जो क्लॉट बन गया उसको कैसे आप तोड़ेंगे, उसके लिए हमें चाहिए टीपीए। ठीक है, सो बेसिकली अब कैसे ये टीपीए टीपीए या किस तरह से, और हमारे अंदर सबके अंदर ये फिब्रोलिटिक सिस्टम काम कर रहा होता है। ठीक है ना, सो जो है कैसे काम करता है कि जो वो क्लॉट ट्रैप हुआ है उसी में सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स उधर ही ट्रैप होते हैं, मगर दे आर स्लो टू एक्टिवेटेड। मीन्स ये इमीडिएटली उस वक्त एक्टिवेट नहीं होते, इनको 3-4 दिन लगते हैं टू गेट एक्टिवेटेड। सबसे पहले कैसे एक्टिवेट होते हैं, एंडोथेलियल सेल से थ्रोम्बोमोडुलिन रिलीज होते हैं। थ्रोम्बोमोडुलिन उसी थ्रोम्बिन के साथ कंबाइन होता है, और वहां पे उसी एरिया की विसिनिटी में जो प्रोटीन सी जो प्लाज्मा में होती है, जो वहां एंट्रैप हुई होती है, वो इससे एक्टिवेट होती है। ठीक है, प्रोटीन सी और प्रोटीन एस क्या करते हैं, उधर जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, स्पेशली जैसे क्लॉटिंग फैक्टर 5 और क्लॉटिंग फैक्टर 8, इनको ये इनएक्टिवेट करते हैं। ठीक है, इनको क्या करते हैं, ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि ये और क्लॉटिंग को ना करें। रिमेंबर, कोगुलेशन इज अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, इट्स अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर टाइमली स्टॉप नहीं होगा तो ये क्या करेगा, एक दीवार को रिपेयर करने के चक्कर में पूरी बॉडी के ब्लड को क्लॉट कर सकता है। एग्री? यस मैम। ठीक है, सो यू हैव टू कीप दिस माइंड, इट्स अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इट शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ अ वेरी विजिलेंट नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, सो हमें ऐसा नहीं कराना कि एक दीवार टूटी थी तो उसको रिपेयर करने के लिए बुलाया तो उसने पूरे कमरे की दीवार बना दी, पता चला बाद में गए तो कमरा ही नहीं एग्जिस्ट करता था, क्योंकि वहां तो सारी दीवार खड़ी हो गई। ठीक है, तो इतनी दीवार बनानी है जितनी रिक्वायर्ड है, उसके बियॉन्ड अगर क्लॉट बाहर निकलेगा तो वो वेसल के पैसेज को ब्लॉक कर देगा।
ठीक है, सो इट्स अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म अंडर द कंट्रोल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। तो अब इसका सेल्फ वो क्या डिफेंस सिस्टम है, प्रोटीन सी एक्टिवेट होगी, ये फैक्टर 8 को फैक्टर 5 को इनएक्टिवेट करेगी, ताकि वो जो वहां पे अगर कोई फैक्टर्स एक्टिवेटेड पड़े हुए हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाए। ठीक है, जो वहां फ्री रह गए, और क्या करेगी, वहीं पे प्लाज्मिनोजेन पड़ा होता है उसको प्लाज्मिन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और ये प्लाज्मिन जो है बेसिकली, ये प्लाज्मिन जो है टिश्यू प्लाज्मिन जो एक्टिवेटर्स, ये प्लाज्मिन जो है उस फिब्रिन को, जो थ्रेड्स बने हुए होते हैं ना, ये थ्रेड्स बने हुए होते हैं जिनको फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर ने बहुत स्टेबलाइज किया हुआ होता है। फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर इज फैक्टर 13। ठीक है, स्टेबलाइजर है ये, इनको इसने बहुत जोड़ के रखा होता है कि इनको कोई ना तोड़े, इनको ये तोड़ देते हैं, इनको ये डिसॉल्व कर देते हैं। खैर, सो बेसिकली जो हम हैपरिन देते हैं वो क्या कर रहा होता है जी, हैपरिन क्या करता है जी, हैपरिन टीपीए पे नहीं एक्ट करता। हैपरिन जो है एंटी थ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी को एनहांस करता है। ठीक है, और एंटी थ्रोम्बिन 3 क्या करती है, वो जो है थ्रोम्बिन की एक्टिविटी को स्टॉप करती है। रिमेम्बर दिस, इटसेल्फ हैपरिन की अपनी कोई एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी नहीं होती, ये एंटी थ्रोम्बिन 3 के काम को जो है उसकी इफेक्टिवनेस को 1000 फोल्ड तक इंक्रीज कर देता है, एंटी थ्रोम्बिन 3 को। ठीक है, वार्फरिन क्या करता है, वार्फरिन क्या करता है, विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर्स को इनहिबिट करता है, यानी विटामिन के को बेसिकली एक्टिवेट कर रहा होता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर उससे एक्टिवेट होते हैं। तो इसको काम करने में टाइम लगेगा, इनएक्टिवेशन करने में, नया इनएक्टिवेशन करने में टाइम लगेगा, क्योंकि जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनको इनएक्टिवेट नहीं कर पाएगा। तो इमीडिएटली जब हमें देना होगा एंटीकोगुलेंट तो हम हेपरिन देंगे, और लॉन्ग टर्म में हमें देना होगा तो हम फिर वार्फरिन देंगे। अब तो वार्फरिन की जगह पे अब दूसरे भी आ गए हैं, वार्फरिन से ज्यादा वो प्रेफर करते हैं, नाम मेरे दिमाग में अच्छा सा नाम है, आर से नाम आता है, किसी को याद है? मैम हाँ रिवारोजिबान हाँ एजोट्रोफिन, हाँ हाँ, रिवो रोस्टा क्या उसको कहते हैं, मुझे नाम बिल्कुल दिमाग से नहीं आ रहा है, ऐसे ही लुजिस्ट्रा कुछ। के मैम नाम से। हाँ वो, रिवारोजिबान इस तरह के नाम है। हाँ इस तरह के नाम है। ठीक है, वो वार्फरिन के रिप्लेसमेंट में हम देते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स वार्फरिन से जो है वो कम है काफी, है ना? क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। तो हम वापस पीछे पे फर्स्ट एड पे चले। हमारी जो है ना, हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल, जिसमें क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन अगर आप ग्रुप में शेयर कर दोगे ना तो ऑप्शन में दोनों आएंगे, वन में। अब मैम एक क्वेश्चन था फीमेल जिसमें डेफिशिएंसी का पूछा था, और ऑप्शन में दोनों थे। फीमेल्स के अंदर ना हीमोफीलियाज नहीं होते हैं ना, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है ना, ठीक मैम है ना, तो वो कह प्रेगनेंसी रही के अंदर हम कौन सा प्रेफर करते हैं? किस कॉन्टेक्स्ट में प्रेगनेंसी के अंदर क्या प्रेफर करते हैं, हैपरिन। मैं हमें जहां तक मुझे पता है हैपरिन देते हैं, वार्फरिन तो नहीं देते, अगर यस एज मैम, एंटीकॉगुलेंट हैपरिन देंगे। देते हैं। ठीक है, इसी तरह तो जैसे अगर हम उस जो भी वो चीजें दे रहे होते हैं जो बिल्कुल नियर टू नेचर होती हैं, हम प्रेगनेंसी में सारी वो चीजें प्रेफर कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब हम हमारा ब्लड क्यों अल्हम्दुलिल्लाह इतना स्मूथली रन कर रहा होता है, द रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि स्मूथनेस ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये पहला फैक्टर है, ये टूटेगी, इंजरी होगी तो एंडोथेलियम तो कोलेजन एक्सपोज होगा। दूसरा, उसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है जो कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड की लेयर होती है, जो रिपेल करती है क्लॉटिंग फैक्टर्स को अपने पास चिपकने से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये दो फैक्टर पहले हैं, उसके बाद बाकी चीजें आ जाती हैं, एंटी थ्रोम्बिन 3, थ्रोम्बोमोडुलिन, ठीक है, प्रोटीन सी, ठीक है, ये सारी चीजें बाद में आ जाती हैं जो एज एंटी कोगुलेंट काम करेंगी। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब हम आ जाते हैं, हाँ एक चीज मैंने आपको बतानी थी। आ, ये देखो, आ,
ये जो फैक्टर 12 की जो एक्टिवेशन हो रही है, ठीक है, ये हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजिन कर रहे हैं, ठीक है। और ये काइनोजिन जो है वो कैलिक्रीन पाथवे से ब्रेडिकाइनिन बनाते हैं, और ब्रेडिकाइनिन के 3 काम है: वेजो डायलेशन, इंक्रीज परमिलिटी एंड पेन। एमसीक्यूज में मैंने काफी दफा ये देखा है इस तरह की चीजें ब्रेडिकाइनिन के हवाले से, ठीक है। और ये जो है कैलिक्रीन, ठीक है, ये कैलिक्रीन ब्रेडिकाइनिन को एक्टिवेट करता है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे राइट किया है, ठीक है। और एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इस ब्रेडिकाइनिन को इनएक्टिवेट करता है, क्योंकि वो वेजो कंस्ट्रक्टर है ना, तो इसको इनहिबिट करता है एसीई। सो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जब हम देते हैं, एसी इनहिबिटर्स देते हैं, ठीक है, एआरबीज देते हैं, एसी इनहिबिटर्स देते हैं, तो वो डबल अफेक्ट करता है। एक वो एसी को इनहिबिट करके वेजो डायलेशन कर रहा होता है ऑफ द जो है ना जो है एफ्रेन आर्टरियल्स, अलॉन्ग विद दैट वो ब्रेडिकाइनिन की सिंथेसिस को भी इनहांस कर देता है, क्योंकि ये वाला इफेक्ट इसका नलिफाई हो जाता है एसी का। बात समझ आती है? ये बहुत सारे एमसीक्यूज में आया हुआ है, ओके मतलब मैम। किडनी से रिलेटेड, तो इसको देख लो। मैम एक बार जी, रिपीट करें। मैम एक बार ओके। ब्रेडिकाइनिन जो है उसके 3 काम है, ठीक है, वेजोडाइलेशन, परमेबिलिटी एंड द पेन, ठीक है। ब्रेडिकाइनिन बनता किससे? हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनाइजिन से, ठीक है, जिसको कैलिक्रीन कैलिक्रीन पाथवे जिसको एक्टिवेट करता है। इस पाथवे को इनहिबिट कौन करता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिट करता है इस पाथवे को। तो जब हम एसी इनहिबिटर्स देते हैं, एसी इनहिबिटर्स देते हैं, ठीक है, तो वो इनहिबिटर्स क्या करेंगे? इस पाथवे को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, तो वो ब्रेडिकाइनिन ज्यादा बनाएंगे, ठीक है, और साथ में वो एफ्रेन आर्टियोल को वेजोडाइलेट करेंगे। क्लियर है? यस यस मैम। मैम। मैम एस इनहिबिटर्स का साइड इफेक्ट होता है कफ, तो फिर वो क्यों होते हैं? कफ इसलिए होता है कि वो जो हम जो कॉमन वाले एसी इनहिबिटर्स देते हैं ना, जैसे कैपोटेन वगैरह, ठीक है, आपको पता है ना लंग में भी इनकी एक्टिवेशन होती है, तो यहाँ पे इनके जो है रिसेप्टर्स जो है वो कफ करते हैं, इसीलिए हम एआरबीज यूज करते हैं ना। एसी इनहिबिटर से इतनी कफ होती है कि मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी किसी को देखा है कि नहीं देखा है। किसी ने हमारे एक स्टूडेंट को एफआईसी में कैपोटेन स्टार्ट कर दी थी, उसका बीपी हाई था, वो बेचारे को पता नहीं था, वो तो वो खाता रहा, वो एग्जाम देने आया, वो खांस खांस के बिल्कुल मरने वाला हुआ था। मैंने उसको कहा तुम क्या ले रहे हो? मैं बीपी की गोली लेता हूँ। मैंने कहा अच्छा दिखाओ, मुझे ये हो गया, मुझे हो गया। मैंने देखा तो वाज टेकिंग कैपोटेन। वो बंदा जो है ना, मेरे ख्याल में अपना ब्लड प्रेशर तो भूल गया होगा जितना वो कॉफ कर रहा था। तो जिनको कॉफ होती है एसी इनहिबिटर से, वो बड़ी खतरनाक होती है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी आप लोगों ने किस लेवल की कॉफ देखी है, मैंने तो देखी है उसकी, कि वो खांस खांस के बिल्कुल उसका हालत ही खराब हो गई थी। जिसको नहीं होती उसको नहीं भी होती है, ठीक है ना। तो इसका एक साइड इफेक्ट, इसीलिए हम एआरबीज पे प्रेफर करते हैं ना, क्योंकि हमारे पास अंडर 40 ईयर्स तो सबसे सेफेस्ट जो है ना वो ही है ना। कैल्शियम मैम चैनल तो हम यस 40 के मैम। बाद प्रेफर करते हैं। जी बेटा। मैम आपने बताया कि एस इनहिबिटर जो है वो ब्रेडिकाइनिन को इनहेंस कर देगा। यस, इनहांस कर देगा ना, क्योंकि एसी जो है ना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है इनएक्टिवेट करता है ब्रेडिकाइनिन को। ठीक हो गया? तो उसका उल्टा काम करेगा ना ये। अच्छा अब हमने, अच्छा अब विटामिन के करता क्या है? गामा कार्बोक्सिलेशन करता है इन फैक्टर्स की, तो ये फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं। क्या होते हैं? गामा कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, विटामिन 2, 7, 9 थे, गामा कार्बोक्सिलेशन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी वो दूसरे फैक्टर्स भी बना रहा होता है। अच्छा आप लोग ने वो जो है हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, और वो तो मेडिसिन में कर लिया होगा या आज करोगे मेरे ख्याल में ना, टीटीपी, वो मेरे ख्याल में डॉक्टर आके वगैरह करवा देंगे आपको। और क्या रह गया इसमें? मेरे ख्याल में हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली इसमें। यस, टीटीपी आईटीपी। शरीफुल्ला वो मैं मेडिसिन के जितना तो नहीं करा सकती, जितना मुझे पता है उतना मैं करवा देती हूँ, अगर आपने करना है तो। इसमें एक बहुत अच्छा टेबल मैंने देखा था, टीटी, ठीक है, टीटीपी और है ना
HUS का। अच्छा जी। अब इसमें जो है ना इसमें हमें जो MCQ में डिफरेंशिएट बेसिकली करना होता है, ठीक है। उसमें ये हो रहा होता है कि हम बेसिकली ये रिजेंबल करा होता है DIC से, ठीक है। लेकिन जो है रिजेम्बलेंस इसकी DIC होती है, मगर इसकी जो कोगुलेशन पाथवे होता है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं हो रहा होता है, ठीक है। सो सिम्टम्स में ये DIC को वो कर रहा होता है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अब इसमें कुछ जो फीचर्स लिखे हैं, पहले हम रीजंस दोनों का पढ़ लेते हैं कि क्या है। ये चिल्ड्रन में कॉमन है, ये फीमेल्स में होता है TTP, ठीक है। TTP के अंदर जो है ना पेंटेड होता है, ठीक है, और HUC के अंदर ट्राइड होता है। ट्राइड दोनों में होता है और दो चीजें और ऐड हो जाती हैं तो वो TTP बन जाता है, ठीक है। अब इसमें है क्या क्या जो दोनों में कॉमन है। दोनों में जो कॉमन है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया। अब माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया होता क्या है ये हम हिमोलिटिक एनीमियाज में पढ़ेंगे, लेकिन नाम से आपको क्या समझ में आता है। माइक्रो एंजियोपैथिक स्मॉल वेसल्स की पैथी है। स्मॉल माइक्रो एंजियो स्मॉल वेसल्स की पैथी है। जब आरबीसीज वहां से गुजरते हैं तो उनकी उस वो वेसल्स इतनी रफ हो गई हैं कि आरबीसीज वहां पे टूट जाते हैं, ठीक है। और टूटे हुए आरबीसीज को हम शिस्टोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। सो माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया, ठीक है, और अक्यूट रीनल इंजरी, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। ये दोनों में कॉमन है, TTP में भी मिलेगा और HUS में भी मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या ऐड मिलेगा, इसमें ऐड मिलेगा फीवर और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स TTP में, ठीक है। और इसमें जो है ब्लडी डायरिया मिलेगा। ये बच्चों में है और इसमें ब्लडी डायरिया के साथ प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। इसका जो कल्प्रिट जो ऑर्गेनिज्म है वो एक टॉक्सिन है, इकोलाई का, शीगा टॉक्सिन, ठीक है, जो कि एंडोथेलियल डिसफंक्शन करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मेनली जो है एक एंजाइम की डेफिशिएंसी है, मेटालोप्रोटीएज, जो वॉन विलीब्रांड फैक्टर मेटालोप्रोटीएज है, जिसकी वजह से वॉन विलीब्रांड फैक्टर के जो मल्टीमर्स होते हैं वो टूटते हैं, पहले वो टूटना रह जाते हैं, ठीक है, वो टूट नहीं पाते, ठीक है, जिसकी वजह से लार्ज वॉन विलीब्रांड के जो है मल्टीमर्स बनते हैं। एंड वी हैव सीन के वो लार्ज वॉन विलीब्रांड के मल्टीमर क्या करेंगे, प्लेटलेट की एडिशन और एग्रीगेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफेक्ट है, ये पोस्ट इन्फेक्शियस है इकोलाई का। क्लियर है ये चीज, यस मैम। ठीक हो गया। अब इसमें कोगुलोपैथी नहीं है, ठीक है, तो PT APTT जो है ये नॉर्मल आएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको DIC से डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, इसमें हम प्लाज्मा एक्सचेंज भी करते हैं साथ में। यहाँ पे भी वैसे कहीं लिखा था कि HUS में भी प्लाज्मा फ्रेसिस करते हैं, मुझे क्लियर नहीं है, ये तुमने देख लेना, इधर नहीं लिखा हुआ। कहीं पे मैंने और पढ़ा था कि इसमें करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं, ठीक है। ये रिटोजी मैप देते हैं, ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ये मुझे अच्छा लगा था टेबल काफी ना। ये हो गया। और क्या रहता है इसमें, ये मैंने आप लोग को बता दिया है। ये देखो इसमें मैंने आप लोग को वॉन विली ब्रांड डिजीज का बता दिया था, ठीक है, क्लियर है। मैम इसमें DIC बीटी हमने बात, जी, इसमें बीटी मैम कम होगा। किस में बेटा। मैम ये TTP और HUS क्योंकि हाँ बीटी का, बीटी बढ़ा हुआ होगा ना, ब्लीडिंग टाइम बढ़ा हुआ होगा ना, PT APTT होगा, क्योंकि प्लेटलेट्स तो यूज हो रहे हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो इसका फीचर है ना। यस मैम। ब्लीडिंग टाइम बढ़ा हुआ होगा, PT APTT नॉर्मल होगा, ठीक है। और क्या रह ओके गया मैम। इसमें। यस, इनिशियली दे आर द फ्रेगमेंट्स होते हैं और फिर वहां पे स्वेल होके इरेगुलर शेप के बन जाते हैं। दे डोंट बिकम एग्जैक्टली स्फेरिकल। स्फेरिकल होंगे तो उस पे आके कोई चीज चिपकेगी नहीं ना। दे बिकम इरेगुलर इन शेप। अब एग्जैक्टली MCQ में से शेयर कर देना तो मैं देख लेती हूँ कि उसमें क्या पूछना चाह रहे हैं, बट इनिशियली दे आर द फ्रेगमेंट्स, ठीक है। एंड इनिशियली देखो ऐसे होते हैं। मैम वो हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस के अंदर जो है ना वो स्पेक्ट्रिन शेप बन जाती है ना। हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस इज अ प्रॉब्लम विद आरबीसीज बेटा।
वो स्फेरोसाइट्स बन जाते हैं ना, वो उनके उनके सेल साइटोस्केलेटन का प्रॉब्लम होता है। ये देखो, ये इस तरह के शो हो रहे होते हैं फ्रेगमेंट्स, ठीक है, और फिर ये स्वेल होके इरेगुलर शेप के बन जाते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली एमसीक्यू शेयर कर देना तो उसमें से देख लेंगे। समटाइम्स क्या होता है, रिकॉल होती है तो एग्जैक्ट वर्ड कभी कभी लिखा हुआ भी नहीं होता, तो आप लोग ज्यादा फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। कल अब हम लोग, मुझे बता दो, इम्यूनिटी करना है या आरबीसी करना है, बिकॉज दोनों बहुत लेंदी है। मैम आरबीसी कर लेते हैं। डीआईसी मैं आपको बताऊंगी जब सर्कुलेशन करेंगे, वहां पे हम सेप्टिक शॉक करेंगे, डीआईसी वहां डिटेल में बताऊंगी। अभी ये देख लो कि पीटी बढ़ा हुआ होगा, एपीटीटी बढ़ा हुआ होगा, ब्लीडिंग टाइम बढ़ा हुआ होगा। डीआईसी है क्या कि पूरा कोगुलेशन सिस्टम जो है वो यूटिलाइज हो गया, आप समझ लो एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये वाली बेटा फर्स्ट एड है, क्योंकि हेमेटोलॉजी जो है ना वो बीआरएस में नहीं है गिवन। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट एड से पढ़ा है, और बाकी जो लेक्चर था मेरा जिसमें से मैंने वो पाथवे सिर्फ दिखाए थे वो इसमें भी गिवन है। इसमें लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपने आप पढ़ लिया तो आपको इजी हो जाएगा। अदरवाइज इसमें सारी चीजें गिवन है, मैं शॉर्टर फॉर्म में गिवन है, वो मैंने गाइडेंस से पढ़ाया था। मैम उन पाथवेज की पिक्चर आप शेयर कर देंगे ग्रुप में? मैं कर देती हूँ। थैंक यू मैम। मैम एक मैम कंफ्यूजन है। जी जी। मैम आपने बताया कि जो एस इनहिबिटर्स हैं वो इनएक्टिवेट करते हैं